हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के विभिन्न प्रकार और एक अच्छे औसत की विशेषता। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा के साथ। डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बारे में जाना। मान लिया जाए कि आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थियों की उम्र अलग अलग है। किसी की उम्र 16 वर्ष है, किसी की उम्र 17 वर्ष है, तो किसी की उम्र 18 वर्ष है। अब इस तरीके से कोई व्यक्ति आपसे अगर एक प्रश्न करे कि किस उम्र के विद्यार्थी आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, और आप जवाब देना प्रारंभ करते हैं 16 साल, 15 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल। अब इस तरीके से जवाब देते देते जब तक 100 विद्यार्थियों की उम्र आप नहीं बताते हैं तब तक आप चुप नहीं होते हैं, तो क्या होगा? सोचिए, जो व्यक्ति आपसे प्रश्न किया है वह या तो आपको डांटेगा या तो कहेगा अरे यार छोड़ो, तुमको बोलने नहीं आता है, कि क्या 15-16 15-16 15-16 किए जा रहे हो, जबकि आप सही ट्रैक पर हो। तो वह आपसे प्रश्न जो किया, वह प्रश्न क्या किया? वह आपसे यह जानने का प्रयास किया था कि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है। इसलिए बोला कि किस उम्र के बच्चे, किस उम्र के विद्यार्थी आपकी कक्षा में पढ़ते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप अपनी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उम्रों के बीच में से उनकी जो आयु से संबंधित जो आंकड़ा आप प्राप्त किए हैं, उस आंकड़ा से आप एक ऐसे मान को महसूस कर रहे हैं कि वो आपके पास हो, उसकी जानकारी आपको हो, जो पूरी आंकड़े का प्रतिनिधित्व करे। इस प्रतिनिधित्व आंकड़े का, प्रतिनिधित्व मान का, एकल मान को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा अब इस प्रकार से लिख सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से दिए हुए आंकड़े का एकल मान की गणना की जाती है, जो पूरे आंकड़े को प्रतिनिधित्व करता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसे हम औसत भी कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की आवश्यकता होती है पूरे आंकड़े को एकल मान में प्रतिनिधित्व करने के लिए। विभिन्न आंकड़ों के बीच तुलना करने के लिए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या औसत की आवश्यकता होती है। सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए भी औसत की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, विचलन की गणना अगर आप करना चाहेंगे, या फिर दो चरों के बीच सहसंबंध की गणना करेंगे, या फिर विभिन्न वर्षों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में क्या परिवर्तन हुआ है, इसका विश्लेषण अगर करने के लिए आप चाहेंगे, तो इन समूह के विश्लेषण में आपको औसत की आवश्यकता होगी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की आवश्यकता होगी। नीति निर्माण में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकताओं को हम बिंदुवार इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले, पूरे आंकड़े को एकल मान में प्रतिनिधि करने के लिए, विभिन्न आंकड़ों के बीच तुलना करने के लिए, सांख्यिकीय विश्लेषण में और नीति निर्माण में। अब यहां पर यह प्रश्न है कि एक अच्छे औसत की क्या विशेषता होती है, मतलब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ न कुछ एक विशेषता होनी चाहिए। तो इसकी विशेषताओं पर अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एक अच्छे औसत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो एक अच्छे औसत की विशेषताएं हैं, एक अच्छा औसत समझने में आसान हो, एक अच्छा औसत वही है जिसकी गणना करना आसान हो, एक अच्छा औसत
वह है जिसकी परिभाषा दृढ़ हो। परिभाषा दृढ़ होने का मतलब ये है कि अगर एक दिए हुए आंकड़े से विभिन्न विधियों से अगर औसत की गणना की जाए तो प्रत्येक विधि से प्राप्त मान बराबर होना चाहिए। एक अच्छे औसत चूंकि दिए हुए आंकड़े का प्रतिनिधित्व मान होता है, इसलिए इसे आंकड़े के प्रत्येक मानों पर आधारित होना चाहिए। मतलब एक अच्छा औसत दिए हुए आंकड़े के प्रत्येक मानों पर आधारित होता है। ये इसकी विशेषता है। एक अच्छा औसत एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दिए हुए आंकड़े का वह मान जो सबसे अधिक है या फिर सबसे कम है, इन दो मानों को अगर हटा दिया जाए तो औसत के मान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि ये औसत जो है वह एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित हो जा रहा है। एक अच्छे औसत को अंकगणितीय उपचार के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अंकगणितीय उपचार के लिए उपयुक्त होने का मतलब यह है एक से अधिक आंकड़ों से अगर औसत की प्राप्ति है और प्रत्येक आंकड़े को अगर हम एक मिलाकर एक कंबाइंड आंकड़ा तैयार करें और कंबाइंड आंकड़ा से औसत की गणना अगर हो तो दी हुई औसतों की सहायता से हम एक कंबाइंड आंकड़ा के औसत की गणना कर सकते हैं। एक अच्छे औसत की विशेषताएं को हम इस प्रकार सूचीबद्ध कर सकते हैं। समझने में आसान हो, गणना करने में आसान हो, इसकी परिभाषा दृढ़ हो, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आंकड़ा के चरम मानों से प्रभावित न हो और अंकगणितीय उपचार के लिए उपयुक्त हो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार हैं अंकगणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका और बहुलक। लेकिन कक्षा 11 के पाठ्यक्रमानुसार केवल 3 प्रकार के माध्य के बारे में आपको पढ़ना है, वह है अंकगणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक। जब आप माध्यिका की गणना करेंगे तो माध्यिका के सिद्धांत के आधार पर कुछ अन्य पोजिशनल एवरेज स्थिति माध्य के बारे में आप जानकारी हासिल आप करेंगे, जिसमें से है दशमक, शतमक और चतुर्थक। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के किसी भी भाग में समझने में कोई अगर कठिनाई आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य करेंगे और अपना प्रश्न उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अंगूठा दिखा दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो के बेहतरीन बनाने के लिए आपके पास अगर कोई अच्छा सुझाव हो तो उस सुझाव को भी आप अवश्य दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।